नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं एक साइबर कैफ़े ट्रेनिंग एक सीरीज लेके चल रहा हूं, जिसके अंतर्गत साइबर कैफ़े में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, साइबर से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, उन सभी को मैं एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सबके सामने दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, साइबर कैफ़े का मैं 2-3 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, जैसे टॉपिक वाइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैंने बताया था उसमें फ़ोटो एडिटिंग को लेकर के फ़ोटो एडिट कैसे करेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, पीडीएफ को कैसे बनाएंगे, इसका क्रॉप रिसाइज वगैरह कैसे करेंगे। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी ऑनलाइन फिलिंग प्रोसेस के बारे में कि जो भी फॉर्म भरेंगे उसका स्टेप क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्म आते हैं जनरली, और किस उसको फॉर्म भरने का फिल करने का प्रक्रिया क्या होता है। तीसरा एडमिट कार्ड हो जाएगी और उसके बाद फिर रिजल्ट डाउनलोड वगैरह। ठीक है, तो अभी हम ऑनलाइन फिलिंग प्रोसेस के तहत दूसरी वीडियो में देने जा रहा हूँ। मैं सरकारी रिजल्ट को प्रेफर करता हूँ, आप भी एक सरकारी रिजल्ट गूगल में टाइप कर लेंगे, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब चाहे मोजिला में करें या फिर गूगल क्रोम में, ओपेरा में, कहीं भी आप कर सकते हैं। ओपेरा के अंदर मैंने सरकारी रिजल्ट एक ले लिया हुआ है, वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। और ऊपर में देखेंगे यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के अंदर अंतर्गत में लेटेस्ट जॉब के नीचे देखेंगे एनवीएस नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन, इसको एक बार क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये अपने मेन पेज पे लेकर जाएगा और उसके अंतर्गत इसके हर एक स्टेप को समझते हैं। एनवीएस का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। जिस तरह केवीएस अगर बोला जाए तो केंद्रीय विद्यालय समिति बोल सकते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन बोल सकते हैं। उसी टाइप का एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति 1377 वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी डेट कब निकली हुई आप यहाँ पे देख लेंगे, 22 मार्च को 2024 को ये वैकेंसी निकली हुई है और लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। पेमेंट भी 30 अप्रैल तक कर लेना है। उसके बाद से 2 से लेकर 4 मई के बीच में ये करेक्शन भी होगा। मतलब कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसके अंतर्गत कुछ एरर आ गई, कुछ आपने गलत फॉर्म फिलअप कर लिया, तो आप यहाँ से उसको सुधार सकते हैं। सुधारने का टाइम खुलेगा, फॉर्म को करेक्शन का डेट खुलेगा 2 से लेकर 4 मई के बीच में। मतलब फॉर्म भरने के बाद ये एरर का डेट ये ओपन होता है, करेक्शन का डेट। उसके बाद एग्जाम डेट आएगी, फिर एडमिट कार्ड निकलेंगे, है ना। एज पर शेड्यूल, मतलब अब ये क्लियर नहीं है कि एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब निकलेगा। लेकिन ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद ही मई या जून के बाद कभी भी आ सकता है। फी की बात कर लें तो 4 फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500 रुपये लगेगा। उसके बाद ऑल पोस्ट के लिए 1000 का पेमेंट लगेगा। ST SC विकलांग के लिए 500 रुपये लगेगा। देखो इसमें ना बहुत सारी मतलब ये सीटें हैं, पोस्ट है, पोस्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट लग रहा है। फीमेल स्टाफ नर्स को जब नाम लिखा फीमेल स्टाफ, तो ओनली लड़की ही इसमें कैंडिडेट होंगे ना, गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई होगा। 1500 रुपये फी लगेगा फॉर्म भरने का चार्ज जो होती है। उसके बाद कोई दूसरा फॉर्म के लिए 1000 रुपये पेमेंट लगेगा। ठीक है, तो अभी जैसे ये फीमेल बैकग्राउंड की लड़की आएंगी तो उनका क्वालिफिकेशन देख लेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, कितने सीटें हैं और किस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये प्रॉपर आपको गाइडलाइन को देखना होगा। एज लिमिट क्या होती है, हो सकता है मेरा एज ज़्यादा तो ना होगी इस फॉर्म के से रिलेटेड, है ना। एज लिमिट 35 साल है यहाँ पे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, ये बैचलर डिग्री कुछ भी हो सकता है, ग्रेजुएशन में, है ना। आप कोई भी ग्रेजुएशन करेंगे और 3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे यहाँ पे। ऑडिट असिस्टेंट है। अब ऑडिट है तो ये कॉमर्स वाले फील्ड के लिए तो बीकॉम होगा। यहाँ पे जनरल ग्रेजुएशन वाले, बीए वाले, बीए आर्ट्स या फिर बीए बीएससी वाले नहीं फिलअप करेंगे, बीटेक वाले भी नहीं फिलअप करेंगे ये ऑडिट वाला को, क्योंकि इसके अंदर बीकॉम मांग रहा है। अदर के लिए यहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे कि ग्रेजुएशन में जिसने आर्ट्स लिया हुआ है, कॉमर्स लिया हुआ है, साइंस लिया हुआ है, टेक्निकल कोई बंदा है तो वो यहाँ पे फिल कर सकता है। उसी तरह जूनियर ट्रांसलेटर यहाँ पे है, उसके लिए आप पढ़ लेंगे सारा चीज। उसके बाद यहाँ पे है लीगल असिस्टेंट, इसके लिए बैचलर डिग्री जो लॉ होना चाहिए वो बंदे यहाँ पे फिलअप करेगा। स्टेनोग्राफर होना चाहिए, स्टेनो टाइपिंग आपको आना चाहिए, इसके लिए आपको इंटर पास होना चाहिए और स्टेनो टाइपिंग का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको आना भी चाहिए टाइपिंग करना। 18 से लेकर 27 ईयर के बीच का ये बंदा अप्लाई करेगा। मतलब वैसा कैंडिडेट जिसकी एज 18 से लेकर 27 ईयर तक का है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। उसके नीचे है कंप्यूटर ऑपरेटर, ये बीटेक किया हुआ है, बीएससी बीसीए किया हुआ है, आईटी फील्ड का। मतलब वो कैंडिडेट जो आईटी फील्ड के हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर को। इसके अंदर 2 सीटें मिलेंगी, 2 सीट के अंतर्गत ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, चाहे जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए तो 2 ही सीटें रिजर्व होंगे। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए, जो कि आप होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया होगा या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस उसका डिफेंस सर्विसेज में होगा, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर होगी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, आप ये भी पढ़ लेंगे, इंटर पास होना चाहिए, कंप्यूटर का स्पीड होना चाहिए उसके पास।
या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV ग्रेड, इसमें दो चीज आएंगी ना, आप पढ़ लेंगे अच्छे से नोटिफिकेशन को। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, ये ITI वाले बंदा के लिए होगा, वायर जिसने वायरमैन किया हुआ है, प्लम्बरिंग का कोर्स किया हुआ 2 साल का। लैब असिस्टेंट जो मैट्रिक डिप्लोमा किया हुआ लेबोरेटरी साइंस से उसके लिए होगा। मेस हेल्पर जो मैट्रिक पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उससे रिलेटेड। एक लास्ट होता है MTS कभी भी कोई भी जगह का फॉर्म आए ना, चाहे MTS आपका फील्ड का हो जाए, SSC का हो या फिर अदर फील्ड का MTS आ जाए, और MTS देखते हैं आपको ये वैकेंसी 10 पे होती है। आपकी हायर क्वालिफिकेशन जो भी हो, अगर मिनिमम 10th है ना तो आप MTS अप्लाई कर सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अभी मैं आपको सिर्फ MTS फिल करके दिखाऊंगा, क्योंकि जनरल कैंडिडेट इसको कोई भी फिलअप कर सकता है। एज होना चाहिए 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में, और सीटें हमारी मिलेंगी 19 सीट। तो मैं 19 सीट पे फाइट करने वाला हूँ, है ना। ये सारे एलिजिबिलिटी को आप देख लेंगे, ID वगैरह चेक कर लेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए होगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में ही आप फॉर्म को फिलअप करने चलेंगे, वरना ऐसा ना हो कि आप जानकारी के अभाव में या फिर आप इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा नहीं और कुछ गलत फॉर्म आपने भर दिया। और गलत फॉर्म आप भरते हैं तो आपका एडमिट कार्ड रुक सकता है, एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है, या फिर फॉर्म आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप पूरा प्रॉपर रूप से कंप्लीट देखेंगे, है ना। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होगा, यहाँ पे आप एक एक चीजों को आप कंप्लीट पढ़ लेंगे अच्छे से। यहाँ पे भी दिया हुआ ना फोटो, सिग्नेचर, थम्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, कितना कितना का केबी का होना चाहिए, सारा चीज आप देख लेंगे और फिर फॉर्म फिलअप करने बैठेंगे। तो मैंने इस इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया हुआ है और मैं चलता हूँ फॉर्म फिलअप करने। तो फॉर्म पे चलेंगे यहाँ पे, तो मैं इस बुलेटिन जो लिखा हुआ ना इंस्ट्रक्शन, इसको मैं PDF के रूप में है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और मैं अप्लाई हेयर दिया हुआ है, उसके सामने यहाँ पे क्लिक हेयर दिया हुआ है, आप क्लिक हेयर पे एक बार क्लिक कर देंगे, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें को जाना कहाँ है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म जो है इसको स्पॉन्सर कौन ले रहा है, तो ये NTA ले रहा है। NTA एजेंसी एक होती है, जैसे IBPS का बैंक का फॉर्म होता है, IBPS के फॉर्म पे भरे जाते हैं ना, लास्ट वीडियो मैंने बताया था। इंश्योरेंस का फॉर्म होता है, IBPS ही लेता है। उसी टाइप का NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, जो कि इस टाइप के फॉर्म को हायरिंग करती है, जैसे CTET का फॉर्म भरना हो गया, या फिर JEE मेन का फॉर्म हो गया, नीट मेडिकल का फॉर्म हो गया। ये सभी फॉर्म आपको NTA ही स्पॉन्सर करती है। NTA ही अपने वेबसाइट पे एग्जाम लेती है, क्वेश्चन सेट करती है, रिजल्ट भी देती है, ठीक है। तो हम NTA के वेबसाइट पे आ गए, आप इस फॉर्म को डायरेक्ट NTA के वेबसाइट पे भी जाकर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे सामने एक इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे मांग रहा है लॉगिन, दिया हुआ है लॉगिन डालना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। अब ये मुझे कहाँ से मिलेगा एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड, तो सबसे नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है। अब मैं नया कैंडिडेट हूँ, मैंने पहले से यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ है, मैं यहाँ पे जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये सभी NTA की तरफ से जो देता है ना गाइडलाइन, आप इस गाइडलाइन को पूरा प्रॉपर से फिर से रीड करना अच्छे से, इंग्लिश हिंदी दोनों ही स्टेप दिया हुआ, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्कैन करने का ना 200 DPI पे ही स्कैन करना है। जनरली फॉर्म 200 DPI ही लेता है। इसके अंदर जो फोटो मांग रहा है 10 KB से लेकर 200 KB का फोटो मांग रहा है JPG के फॉर्मेट में। थंब मांग रहा है 3 KB से लेकर 30 KB का ले रहा है ना, सिग्नेचर थंब ले रहा, और सिग्नेचर ले रहा है 4 KB से लेकर 30 KB का। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो होगी 50 KB से लेकर 300 KB का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर इस केस के अंदर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा तो, वरना नहीं होगा तो लोग नहीं देंगे। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, फोटो का उम्मीदवार जो देंगे, जो भी अपना पिक्चर देंगे अच्छा ही साफ सुथरा पिक्चर देंगे। सेम गाइडलाइन ऑलमोस्ट एक ही होती है सब फॉर्म भरने के अंतर्गत, मतलब जो भी फॉर्म भरेंगे फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट जो स्कैन करने की जो गाइडलाइन होती है ना, लगभग सेम ही होता है। तो हम पहले वाले फोटो जो मैंने बनाया था उसी फोटो को यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन हाँ याद रहे कि NTA का ज्यादातर फॉर्म पे ना डेट मांगता है, व्हाइट बैकग्राउंड मांगता है। तो हम पिक्चर हम बना लेंगे जिसके ऊपर डेट हो या व्हाइट बैकग्राउंड हो, और फॉर्म फिलअप कर देंगे, है ना। फॉर्म भरते समय आप रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड जो बनाओगे, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, तो 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। एक कम से कम कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे हैश, ये सब चीजें ना, ऐसा कुछ। तो मैं सब आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके चेकबॉक्स को, और यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ठीक है। देखो फिर उसके बाद से इस टाइप का फिर से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा, देखो एक मैं आपको गाइडलाइन बताता हूँ। आप NTA का कोई भी फॉर्म भरेंगे ना,
आप एनटीए का कोई भी फॉर्म फिलअप करोगे तो एक नत समझना कि एनटीए जो लेती है इसी टाइप का फॉर्म का फॉर्मेट लेगी, और सब फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट या फिर डिटेल्स वगैरह का फॉर्मेट सेम ही होगा। ठीक है, तो अभी मेरी केस में बिल्कुल वैसा ही है। अब इसके अंतर्गत आपको कुछ आईडी लेनी होगी, क्योंकि ये बिना आईडी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, ये गवर्नमेंट आईडी लेती है। जैसे कि मेरे पास क्या है, आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर, मतलब आधार नंबर के माध्यम से मैं इसका एक अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा और उससे आगे मैं फॉर्म फिलअप करूंगा। मतलब आधार नंबर मेरा बेस होगा, उस पर एक ओटीपी आएंगे। उसी टाइप का यहाँ पे किसी के पास डिजी लॉकर अकाउंट है वो डिजी लॉकर बनाएगा, किसी के पास यहाँ पे डिजी लॉकर नहीं है तो फिर उसको क्रिएट भी कर लेगा। उस तरह एकेडमिक बैंक क्रेडिट है, वो जिसके पास जो अकाउंट होगा वो करेगा। या फिर किसी के पास इंडियन पासपोर्ट होगा, है ना, आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग पासपोर्ट, पासपोर्ट के माध्यम से आप अपना लॉग इन आईडी बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। तीसरा होता है, अगर आई हैव ए नॉन इंडियन पासपोर्ट विश टू क्रिएट माई, ये बोल रहा है अगर मेरे पास एक गैर भारतीय पासपोर्ट है और मैं अपने गैर भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता है। तो मैं इन सभी चीजों को छोड़ के डायरेक्ट मैं चलता हूँ आधार कार्ड पे, कि जो मेरे पास आधार कार्ड ऑलमोस्ट सबके पास होता है। यहाँ पे एक आधार नंबर डालना है, वैलिड आधार नंबर, ये आधार नंबर उसी कैंडिडेट का होगा जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करना होगा। क्योंकि आधार नंबर जैसे डालेंगे ना, एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से ही इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ओटीपी उसी नंबर पे आएगा जिस पे आधार नंबर रजिस्टर्ड होगा। तो मैं ये फॉर्म अपने लिए फिलअप कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक आधार नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, और जनरेट ओटीपी पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो जैसे जनरेट करेंगे देखिए यहाँ पे एक ओटीपी आ गया, मोबाइल नंबर एंडिंग विथ इतना। ये मोबाइल नंबर मेरा है, उसी केस में आपका भी कोई नंबर होगा, आप उस पर एक ओटीपी आएगी और ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ पे ओटीपी डालोगे और आगे बढ़ जाएगा फॉर्म ही आपका। मतलब फर्दर स्टेप्स, ये ओटीपी डालने के बाद से रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद से आपका फर्दर फॉर्म फिलअप करने का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। हाँ, ओटीपी ले लिया। देखो जैसे ही ओटीपी ले लेगा ये ओरिजिनल डिटेल आपकी आएगी, आपका नाम यहाँ पे शो कर रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आपका फिर से यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। आप चाहते हैं कि आपका नाम गलत था, आप यहाँ पे दोबारा नाम पिकअप फिलअप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आधार डिटेल तो ले लिया, रजिस्ट्रेशन पेज आपको देना होगा। जैसे मेरा नाम है यहाँ पे रंजीत कुमार है, मैं रंजीत कुमार फिल कर लूंगा। फादर नेम दे देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ठीक है, कैंडिडेट अब यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, अब जो भी कैटेगरी के होंगे। मैं ओबीसी हूँ तो फिलहाल मैं ओबीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर कोई एससी होगा वो भी करेगा, कोई यहाँ पे ना जो जो भी होगा ना, अगर कोई जनरल है यहाँ पे देखेंगे जनरल ये /UR लिखा हुआ है, कोई जनरल /EWS लिखा हुआ है, ओबीसी एनसीए लिखा हुआ है, तो मैं ओबीसी एनसीए लूँ, मैं ले लेता हूँ। बाकी एक्स सर्विसमैन मैं नहीं हूं तो नो डालूंगा, जो रहेगा वो डालेगा। आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एनवीएस, अगर कोई एम्प्लॉय एनवीएस का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है ना, यहाँ पे जो भी वो डालेगा, और नहीं है तो यहाँ पे नन ऑफ एबव, मैं अभी नन ऑफ एबव करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी देना है जिसपे आपको ओटीपी आएगा। मैं एक ईमेल देता हूँ, कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर फिर से वही ईमेल देना है जो आपने ऊपर टाइप किया हुआ है। मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। देखो एक चीज और हिंट दे रहा हूँ, जहां जहां स्टार लगी है ना, स्टार का मतलब होता है उस डेटा को आपको फिल करना ही करना है। जहां स्टार नहीं लगी हुई है ना, जैसे अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर और भी नीचे डिटेल्स कुछ मिलेगा जिस पर स्टार, जैसे सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, तो जिसके नीचे स्टार नहीं लगा हुआ है आप उसको फिल करके स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, और जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है उसको आपको फिल करना ही करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर पे तो वैलिड मोबाइल नंबर देंगे जिस पर ओटीपी आए, तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, इससे जो भी डिटेल देंगे सही सही देंगे। मैं एक एज ए डेमो वीडियो दे के चल रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर देने का कोई मतलब नहीं है,
छोड़ भी सकते हैं, दे भी सकते हैं अगर आपको दूसरा नंबर है। आइडेंटिटी टाइप फिर यहाँ पे मांग रहा है कि आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आप एग्जाम में लेकर जाओगे। तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है आधार के अलावा, तो मैं यहाँ पे आधार देता हूँ। या फिर चलो किसी के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ये एग्जाम में लेकर जाएगा, जो यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप जो देगा। अगर किसी पास आधार है तो लास्ट में देखेगा अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो मैं अब ये दे रहा हूँ और ये आधार यहाँ पे लिखा जाएगा, आधार नंबर लिखा जाएगा। अब आधार नंबर यहाँ पे अपना दे देंगे। उसके बाद मांग रहा है इफ यू आर पीडब्ल्यू कैंडिडेट। पीडब्ल्यू का मतलब होता है विकलांग, आप हो क्या? अगर हो तो 40% या उससे ऊपर तो आपको यहाँ पे छूट मिलेंगी, नहीं हो तो फिर आपको नो हो जाएगा। तो मैं नो हूं, आगे चलता हूं। अगर आप यस करते हैं, अगर विकलांग है तो आपसे पूछी जाएगा विकलांग किस टाइप के आप है, ओ एच वी एच इस, है ना, यूजुअली सब जो भी है देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। पर मिसेस नेम या एड्रेस जो मांग रहा है, आपको यहाँ पे पूरी एड्रेस देना है, पूरा प्रॉपर एड्रेस। तो आप जो भी एड्रेस आप लिखते हैं तो आप एड्रेस यहाँ पे देंगे। लोकेलिटी के अंदर भी आपको एड्रेस ही देना होता है ना, आपका सब लोकेलिटी क्या है। तो मैं जो भी यहाँ पे एक एड्रेस एज ए डेमो के रूप में दे रहा हूँ। स्टेट यहाँ पे मैं अगर बिहार से तो बिहार दूंगा, बाकी आप जो स्टेट से आप होंगे आप अपना डिटेल यहाँ पे दे देंगे। एड्रेस यहाँ पे सेम अगर करना चाहते हैं, जैसे परमानेंट एड्रेस आपके नीचे आएंगे और यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दोनों एड्रेस सेम है, आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो ऊपर का एड्रेस सेम आपका नीचे का एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एड्रेस परमानेंट अलग है तो यहाँ पे इसको चेक नहीं करेंगे और मैन्युअल फिर से टाइप कर लेंगे। मेरे केस में सेम है तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक दोनों एक चीजें फिल हो गई। पासवर्ड यहाँ पे देंगे, तो मैं बताया था ना पासवर्ड कैसे देना है, एक हिंट दिया हुआ है पासवर्ड कैसे देना है। तो मैं बोला था ना कि एक कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों कोई पासवर्ड समझ में नहीं आ रहा या फिर पासवर्ड आपसे बन नहीं रहा, स्मॉल कैपिटल क्या होना चाहिए, तो मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको। पासवर्ड में आप क्या डालोगे, ये एक यूनिवर्सल पासवर्ड किसी फॉर्म पे ले लेगा। कैसे देना है ये देखो, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आंख टाइप का। आंख को एक बार क्लिक कर देंगे तो जो भी टाइप करेंगे क्लियर दिखेगा, ठीक है, इसको भी है ना दिखेगा। अगर ये पासवर्ड को हाइड करना है, पासवर्ड हाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं अभी ओपन करके आपको दिखला रहा हूँ ताकि आपके लिए पासवर्ड हिंट हो सकती है। आप इस पासवर्ड को अपने फॉर्म पे इसे मिलता जुलता पासवर्ड रिसेट करके बना सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कुमार, कुमार में कैपिटल के बाकी सब छोटा UAMAR कुमार @123। एक हिंट दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं आप सेम यही पासवर्ड रखो, ये पासवर्ड एक्सेप्टेबल है, दोनों जगह सेम वही करना है। जैसे किसी का नाम हो सकता है अजय अपना डेट ऑफ बर्थ, या फिर अजय मतलब जिसका जो नाम हो वैसा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुमार @123। सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन फिल करना होगा, ताकि अगर पासवर्ड भूल गया ना तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आप पासवर्ड को रीसेट कर सके। तो जैसे यहाँ पे मांग 3-4 केस होता है, दे रहा है ना, इन व्हाट सिटी वेरी बोर्न, आपकी जन्म कहाँ हुआ, तो उस सिटी का यहाँ पे क्लिक करके उसका नाम डाल देंगे सिटी का। या फिर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को दूसरा देना चाह रहे हैं, जैसे आपका फेवरेट पेट, आपका कोई फेवरेट पेट कौन सा है, पालतू जानवर कौन सा है, आप यहाँ पे जो देना चाहे दे सकते हैं, गाय कुत्ता मतलब जो भी आपका हो। व्हाट्स योर मदर्स मेडन नेम, ये विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, मतलब आपने जो लास्ट पढ़ाई किया हुआ था कौन से स्कूल से। आप यहाँ पे जो भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वेरी बॉर्न, मैं फर्स्ट देना चाहता हूँ ना, और मैं जो भी अपना यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में दे दूंगा। सबसे नीचे आइएगा सिक्योरिटी पिन के अंतर्गत, आपको ये नीचे जो दिख रहा है ना, इसको कैप्चा बोलते हैं, इस कैप्चा को ऊपर देना होता है, ठीक है। कैप्चा अगर रीड नहीं हो पा रही है, आप यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे ग्रीन वाली यहाँ पे एरो से। अगर रीड कर पा रही है तो फिर बढ़िया है। जैसे मेरे केस में कैप्चा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो मैं उस कैप्चा को लेके फिल कर रहा हूँ और आई एग्री करेंगे तो उसके नीचे डिक्लेरेशन आएगा। इस डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप ऊपर में जो भी डिटेल दिए है ना, वो सभी चीजें आपने सही दिया हुआ है, आप इसमें कोई गलत नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो फिर से प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। पर्सनल डिटेल के अंदर सभी चीजें मिलाना है ना। प्रेजेंट एड्रेस के अंदर चेक करना है, परमानेंट एड्रेस के अंदर चेक करना है, सिक्योरिटी डिटेल के अंदर आपको फिर से चेक करना है, पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, मतलब सभी चीजों को क्लियरली इच एंड एवरी टॉपिक्स को, इच एंड एवरी स्टेप्स को क्लियर कर करके चलना है आपको, आपको गलत नहीं फिलअप करना। उसके बाद यहाँ पर देख रहा पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, मतलब वैसा चीजें खासकर ज्यादा ध्यान देना है जो कि फॉर्म में काम आने वाला है। जैसे इसने ये यहाँ पे ना कुछ चेकलिस्ट बनाया हुआ है, जैसे नाम,
तो यहाँ पे चेक को यस करना पड़ेगा। अगर आप अनचेक करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो फॉर्म चेक नहीं होगा और रेड एरर आ जाएगा यहाँ पे कि आपने कुछ भी अनचेक नहीं किया हुआ, मतलब आपने कुछ भी चेक नहीं किया हुआ, सारी चीजें आपकी ब्लैंक है, अनचेक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से, जैसे नाम, फादर नेम, है ना, जिसको भी मैं अनचेक कर रहा हूँ वो चीजें यहाँ पे हट के ग्रीन ब्लू हो जा रहा है, और जो अनचेक है वो यहाँ पे रेड किया हुआ है। तो मैं सबको यहाँ पे ऐसे क्लीन कर लूँ, हटा दूं पहले ये चीजें, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका सही है, परमानेंट रहने वाला, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, मतलब वो चीजें हमारी सही है। डिक्लेरेशन एग्री कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके एक ओटीपी आएगा आपके फोन या फिर ईमेल आईडी पे। अभी आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा ओटीपी किस पे आ रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैंने गलत कर दिया, कोई डिटेल्स मैंने गलती फिलअप कर दी या फिर मुझसे गलतियां हो गई, आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और फिर से एक बार क्लिक करेंगे, फिर से सारा फॉर्म रीसेट हो जाएगा, ओपन करने के लिए एक बार बोलेगा और फिर से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पे रीचेक करने के बाद से आप यहाँ पे कैप्चा को रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। कभी कभी केस में कैप्चा वही रह जाता है और वो दोबारा लेता ही नहीं है फॉर्म, इसलिए कैप्चा को आपको जितनी बार रिफ्रेश कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप कैप्चा को रिफ्रेश कर लें, एग्री करके फिर सबमिट करने। इस बार मेरे द्वारा भरा गया सारा डिटेल क्लियर है और चेक किया हुआ, तो मैं सबमिट एंड सेंड बटन पे जाऊंगा, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा। अब देखना ना मेरे सामने एक ओटीपी आ रहा है ना, ये मांग रहा है जो ईमेल आईडी मैंने दिया उस ईमेल पे वेरीफाई ओटीपी ईमेल आईडी पे गया हुआ है। तो ईमेल मेरे केस में देखता हूं कि ईमेल पे एक ओटीपी आया है कि नहीं। आप अपना ईमेल खोल लेंगे, अगर आप ईमेल मोबाइल में चला रहे हैं तो मोबाइल से ही आप ये ओटीपी को देख लेंगे। तो मैं अभी ओटीपी देख रहा हूँ, मेरा ओटीपी आया कि नहीं आया चेक कर लेता हूं पहले। हाँ, मेरा ओटीपी यहाँ पे आ गया और मेरा ओटीपी जो है, हाँ मैं एक ओटीपी फिल कर लिया जो ईमेल पे आई थी, और यहाँ पे दे रहा है ना सिक्योरिटी पिन एज सोन वेलो, फिर से वही यहाँ पे जो कैप्चा दे रही है, कैप्चा को फिलअप करना है। देखो दोस्तों, हर बार ये कैप्चा बदलता रहेगा, ऐसा नहीं कि सेम कैप्चा ही मैं फिल कर रहा हूँ या फिर आप सेम कैप्चा फिल करेंगे। अगर किसी कारणवश आपका ओटीपी नहीं जा रहा ईमेल पे, आप यहाँ पर रिसेंड का बटन दिया, आप उसको क्लिक करेंगे, एक बार फिर से इसी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। मेरे केस में ओटीपी आ गया और मैं यहाँ पे सबमिट करने वाला हूँ, यहाँ पे कैप्चा डाल के कैप्चा फिल कर लिया और सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के पश्चात योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो गया और एक मेरे ईमेल आईडी पे, मेरे मोबाइल नंबर पे एक एप्लीकेशन नंबर, एक पासवर्ड आया होगा। क्योंकि मैं चेक करता हूं अपने ईमेल को आया है कि नहीं आया है। हाँ, मेरे मेल पे और मोबाइल नंबर पे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड तो मुझे पता नहीं मैंने क्या बनाया था, ऐसा मैं एक पासवर्ड बनाया था जो कि आपके सामने हिंट में ग्रुप में दिखाया था ना, कुमार SZ123, वो पासवर्ड यहाँ फिल कर लूंगा और एप्लीकेशन नंबर मेरे मेल पे आ गया, तो मैं एप्लीकेशन नंबर फिल करता हूँ। पासवर्ड एड, पासवर्ड आपका एज इट इज रखना है, मतलब पासवर्ड आपका जैसे था, एक बार चेक कर लेंगे कि मैंने पासवर्ड जो दिया था सही है कि नहीं, है ना, दिख रहा है। तो फिर आप यहाँ से कैप्चा को फिल कर लेंगे और सबमिट पे जाएंगे। सबमिट करने के बाद फिर से एक फॉर्म खुलेगा, अब ये रहा आपका ओरिजिनल फॉर्म। ये पूरा फॉर्म आपको यहाँ से फिलअप करना पड़ेगा, जितने सारे स्टेप्स हैं, लास्ट में पेमेंट होगी। तो देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है, बाकी के यहाँ पे इनकम्प्लीट है। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है आपका। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक इंटरफेस ओपन आएगा। आपको किस, सबसे ऊपर मांग रहा है अप्लाई पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। तो मैं भी अप्लाई कर रहा हूं इस फॉर्म को, किस पे, मैंने बताया था एमटीएस लेने वाला हूं, एमटीएस, मैं भी एमटीएस लेने वाला हूं जो कि मैट्रिक पास पे ही होती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन दूसरी होगी, आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चुन, मतलब चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या चीज लेने वाले हैं। मैं अभी एमटीएस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगी और यहाँ पे 10th किया हुआ, 10th को भी एक बार क्लिक कर लूंगा, ये दोनों ही मेरे पास है अभी पास में। आगे चलता हूँ, आगे जाने के बाद यहाँ पे मांग रहा है आर यू वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट और डेली बेसिस बेसिक इन एनवीएस, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर डेली बेस पे
वर्क करते हुए एनवीएस के अंतर्गत मैं नहीं करता जॉब, एनवीएस के अंदर मैं जॉब नहीं कर रहा, नो करके आगे बढ़ जाऊंगा। करते होंगे तब यस करना पड़ेगा। फिर नीचे डिक्लेरेशन आएगा, एग्री करके और सेम एंड नेक्स्ट कर देना है, आगे स्टेप चला जाएगा। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है ना, अप्लाई फॉर पोस्ट कंप्लीट हो गया। दूसरी यहाँ पे दिख रहा है पर्सनल डिटेल जो कि ग्रीन है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप को फिलअप करना है, ग्रीन होते जाएगा और ये क्लोज होते जाएगा। दूसरी स्टेप आ गई हमारी कौन सी, पर्सनल डिटेल के अंतर्गत मैंने जो भी फिलअप किया था, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर वगैरह सारा चीजें फिर से आएगा। आप इसके अंतर्गत चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज करना तब नहीं चेंज कर सकते हो, आगे बढ़ जाओ। एक एक चीजों को यहाँ पे क्लियर करके देखेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे। आप चाहते हो एक स्टेप बैक जाऊं, प्रीवियस करेंगे तो एक स्टेप बैक चले जाएंगे। मैं इस केस में अभी अब आगे जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेप को मैं फॉलो करना चाहता हूँ। ये मेरी कंप्लीट हो गई, पर्सनल डिटेल है ना ऊपर में, कंप्लीट हो गई और मैं करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मेरा डेटा कंप्लीट हो गया। तीसरा होता है कम्युनिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे देखो ना कम्युनिकेशन डिटेल्स। अब इसके अंदर क्या देना है, आप इसके अंदर फिर से एड्रेस वगैरह, कम्युनिकेशन एड्रेस तो वही होती है ना हमारी, उसको फिर से देना है, सारा चीज को यहाँ पे देख देंगे। और लास्ट में यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ प्लेस, अर्बन या रूरल। अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। अगर आप गांव से है अर्बन लेंगे, सॉरी अगर आप गांव से हैं, गांव से बिलोंग्स करते हैं रूरल लेंगे, शहरी क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं अर्बन लेंगे। तो मैं अर्बन केस हूं, मैं अपना डिटेल फिलअप कर रहा हूं, यहाँ पे फटाफट से तेजी में कर लेता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ ताकि हमारे नेक्स्ट स्टेप ओपन हो सके और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन वही शो करेगा जो आपने फॉर्म भरते समय लिया था, मतलब अप्लाई फॉर पोस्ट पे लिया था। एक बार क्लिक करके मैं फिर से देख सकता हूँ यहाँ पे जाके, है ना, हो गई। आप फिर से यहाँ पे चले जाओ, अब यहाँ से भी क्लिक करोगे तो ये एक्शन काम करता है और यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो काम कर, दोनों ही चीजें एक ही है। अब मैं चलता पूछ रहा ना यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो मैं तो 10th पे लिया था। अभी आप हिंट पे दे भी रहा है कि 10th का आपको देना है ना, आप डिप्लोमा किया या फिर अपने एग्जाम पास किया 10th क्वालिफिकेशन, तो फिलहाल मैं यहाँ पे मेट्रिकुलेशन भी दे दूंगा या फिर 10th भी दे दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे मेट्रिकुलेशन मैंने किया हुआ है, आप यहाँ पे मेट्रिकुलेशन भी दे सकते हैं या फिर 10th भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे कब पास किए थे उसका मंथ और ईयर देना है। तो मैं अपना यहाँ पे कुछ भी एक दे देता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे ऐसे पास किया था 2022 में, और ये यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सी है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप बोर्ड यहाँ पे चुनेंगे, आपकी जो बोर्ड होगी वो देंगे। आपका रोल नंबर क्या था, एडमिट कार्ड में रिजल्ट जब बनी थी ना, एडमिट कार्ड में एग्जाम दिए तो रोल नंबर क्या थी वो देना है, कितने परसेंटेज आपने लाए थे वो भी देना है। उसके बाद कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। और भी आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं, चेक पे क्लिक करेंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन का एक रो फिर से बन गया। फिर से आपको सभी डिटेल्स देने होंगे। अगर आप नहीं देना चाहते, गलती से आपने डिटेल एंट्री कर दी, आप यहाँ पे डिलीट पे जाकर क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएंगे आपकी जो एडिशनल क्वालिफिकेशन थी। प्राइमरी क्वालिफिकेशन डिलीट नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उससे नीचे क्वालिफिकेशन तो होगा ही नहीं, आप फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आगे चलेंगे एग्री पे और फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आता है एक्सपीरियंस का। यहाँ पे देखिए ना क्वालिफिकेशन के नीचे एक्सपीरियंस डिटेल्स हमको देना है। अब मैं एक्सपीरियंस मेरे पास है ही नहीं, यहाँ पे नो कर दूंगा और आगे सेव एंड नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, ठीक है। हर एक स्टेप को आपको क्लियर क्लियर करना है। नेक्स्ट आएगा एग्जाम सेंटर डिटेल, आपको एग्जाम किधर देना है, सेंटर कहाँ देना है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम सेंटर आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले स्टेट देना होगा, आप कोई भी एक स्टेट को चुन लेंगे। उस स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट के अंदर जहां भी एग्जाम सेंटर होने वाला सेंटर होगा वो लिस्ट आएगा। तो मेरे केस में मैंने बिहार चुन लिया और बिहार के अंदर बहुत सारी लिस्ट आ रही है, तो मुझे जहां पे जाना है एक सिंगल क्लिक ले लूंगा और हमारा वो जो सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर ना जो मैं चुनना चाहता हूँ वो प्लेस हमारा सिलेक्ट हो गया। उसी तरह दूसरा यहाँ पे चुनेंगे, आप चाहे तो तीनों आप सेम स्टेट में चुन सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में चुन सकते हैं, प्लेस ऑफ एग्जाम है ये। तो मैं हर तीनों केस में मैं बिहार में एग्जाम देने वाला हूँ, तो तीनों में बिहार के अंदर कुछ भी चुन ले रहा हूँ। कुछ भी मतलब वो जगह चुनूंगा जो मेरे पास होगा या फिर जहां पे मैं एग्जाम देने जाऊंगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद लास्ट एक स्टेप होता है ना, लास्ट स्टेप पहले देखो एग्जाम सेंटर डिटेल आपने दे दिया, उसके बाद एक होती है ना डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो फॉर्म में आपने क्या क्या फिलअप किया था वो चीजें फिर से देनी है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिटेल के अंदर मांग रहा है,
फोटो देना है जेपीजी या फिर जेपीईजी होना चाहिए, मिनिमम 10 केबी, मैक्सिमम 200 केबी। तो मेरे पास एक फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड करना, मैं बोला था ना कि पीडीएफ में ही चाहिए। डॉक्यूमेंट जो भी आप देंगे ना, फोटो, सिग्नेचर, थंब के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे ना, कैटेगरी हो गया, विकलांगता सर्टिफिकेट हो गया जिसको पीएच सर्टिफिकेट बोलते हैं, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी देंगे वो पीडीएफ में ही जनरली मांगा जाता है। जेपीजी बहुत कम, रेयर केस में देखने को मिलता है। तो मैं, मेरे पास एक फोटो है, तो मैं पहली वाली जो फोटो हमारी थी ना, वही फोटो एज इट ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 केबी से लेकर 200 केबी का फोटो मांग रहा, तो कुछ भी फोटो बनाएंगे ना वो ले ही लेगा, क्योंकि 200 केबी के अंदर में ही आपको देना है। दूसरी चीज, जेपीजी और जेपीईजी का फॉर्मेट ही आपको देना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास जो फोटो होगा उसको अपलोड करता हूँ। चूज फाइल पे जाऊंगा, शो ऑल फाइल्स पे जाऊंगा और देखता हूँ मेरा फोटो है कहाँ। जो मैंने फोटो बनाकर रखा हुआ था ना एडिट करके, इस फाइल में मैंने रखा हुआ था, है ना, जो लास्ट मैंने क्लास जो किया था इसके अंतर्गत। तो मैंने फोटो यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है, उसको ले लेते हैं। देखो फोटो अपलोड यहाँ पे हो गया, प्रीव्यू दिख गया। फिर उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे देना है। देखो अगर आप चाहो तो इसको आप व्हाइट प्रीफर ले सकते हो, अगर व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो ज्यादातर मांगा जाता है, तो अब हम आज मैं सिखाऊंगा कि व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो बनाने के लिए इसी फोटो को मैं व्हाइट कर दूं तो मेरा फोटो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। वैसे एक्सेप्टेबल फोटो आपका ये भी है, लेकिन फिर भी अगर व्हाइट मांगा जाए तो क्या करोगे? उसका 2-3 प्रक्रिया होता है। सबसे आसान प्रक्रिया होता है ना कि आप इंटरनेट पे जाओ और लिख दो बीजी रिमूवर। बीजी रिमूवर का मतलब होता है, बीजी मतलब बैकग्राउंड को रिमूव करना, एंटर कर दें। और आपका इंटरनेट है तो इंटरनेट के अंदर लिखेंगे तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आएगा रिमूव डॉट बीजी, जो ये एक छोटी सी एक्सटेंशन और अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाली लिंक पे और ये फोटो को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कौन सा फोटो, जहाँ तक अपलोड फोटो है ना, आप एक फोटो को चुन लेंगे, वैसा फोटो लेंगे, सो ऑल फाइल, जो फोटो आप एडिट करने वाले, जैसे मैं इस फोटो को बैकग्राउंड को एडिट करने वाला हूँ, ठीक है, या फिर इस फोटो के बैकग्राउंड को किसी को भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको करने वाला हूँ और मैं करता हूँ ओपन। वो पिक्चर हमारे यहाँ पे आएगा और ये खुद से डिटेक्ट करके आपके बैकग्राउंड को वाइट कर देगा। दिखा ना कितना स्मूथली है, कितना प्यारा है। आप यहाँ पे वाइट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड पे जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी पीएनजी रहा ना, ये तो बैकग्राउंड इसकी है ही नहीं कुछ भी। अगर इस फोटो को कोई बंदा डाउनलोड कर ले और इसी फोटो को दोबारा देखेंगे ना, है ना, देखो ना पीएनजी का फाइल में है। अब पीएनजी का मतलब होता है इस फोटो के अंदर बैकग्राउंड है ही नहीं। अब डबल क्लिक करके देखो ना, जिस फोटो के अंदर बैकग्राउंड नहीं होती है ना, वो आपका देखा ना डिस्प्ले का कलर कैसा हो गया, बिल्कुल इस कैनवास से कलर मिल गया। इसके अंदर बैकग्राउंड है ही नहीं, तो ऐसा फोटो अपलोड नहीं करना हमको। मुझे इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड ऐड करनी है। एड बैकग्राउंड पे जाएंगे, यहाँ पे कलर में जाएंगे। देखो ये फोटो के अंदर कोई भी पिक्चर लगा सकते, जैसा ऐसा बैकग्राउंड लेना चाहे आप, इसके पीछे बैकग्राउंड ऐसी होगी, दिखा, या फिर ऐसा लेना चाहो नेचुरल चीजें ऐसी हो गई, ऐसा लेना चाहो ये पिक्चर चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे बैकग्राउंड चाहते हो ना, ये ऑटोमेटिक बना देते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग करके फेसबुक पर अपलोड करो, जहां भी अपलोड करना आप इसको रील्स के माध्यम से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मुझे लेना कलर्स में, कलर्स में जाएंगे, मैं चाहता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड, तो यहाँ क्लिक करूंगा तो व्हाइट बैकग्राउंड ऐड हो गई। आपको चाहिए येलो बैकग्राउंड, येलो बैकग्राउंड ऐड हो गई। आप जो भी बैकग्राउंड यहाँ पे चाहते हो ना, उस बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक कर दो, है ना, बहुत ही स्मूथ तरीका, बहुत ही फास्ट तरीका है। तो मैं चाहता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड को अभी ऐड करो, जिसको ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए ब्लैक कर लेगा। तो मेरे केस में व्हाइट चाहिए, मैं व्हाइट कर लिया, ठीक है ना। किसी को ब्लर बैकग्राउंड चाहिए, ब्लर बैकग्राउंड कर सकता है। तो मुझे चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड, क्लिक कर, मैं कर दूंगा ओके यहाँ पे, डन। डन पे जाने के बाद अब मैं इसको डाउनलोड करूंगा ना, अब ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आएगा। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, कंप्यूटर में चलता हूँ, डाउनलोड्स में चलता हूँ, देखा ना फोटो यहाँ पे आ गया। देखो अब इसको मैं राइट क्लिक करके, देखो अभी फोटो को डबल क्लिक करके या फिर देखेंगे ना, राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे, ये फोटो बाय डिफॉल्ट पीएनजी में बन जाता है, लेकिन मुझे तो चाहिए जेपीजी में। और आपने बैकग्राउंड ऑनलाइन एडिट किया इसलिए ये पीएनजी में बन गया। ये तो फोटो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे जेपीजी में चाहिए। और केबी 184 केबी वो चलेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, किसी भी फोटो को फोटो पेंट में जाके जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कहां लेकर जाऊंगा, अगर मैं इसको यहां से ओपन विथ करके, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाऊंगा, तो ये हमारा उसी बैकग्राउंड को एज इट इज रख देता है। लेकिन ये बैकग्राउंड मतलब इसके अंतर्गत ओपन करने से ये होता है ना कि ये बैकग्राउंड, ये जो हमारा जेपीजी और ये पीएनजी के जो
फाइल है ना, उस फाइल को एडिट नहीं करता, पीएनजी है तो पीएनजी ही ओपन कर देगा। मुझे चाहिए बैकग्राउंड जेपीजी में, राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ और पेंट में जाऊंगा, फिर से हमारा पिक्चर ओपन हो जाएगा पेंट में जाके, हो गया। इस बार मैं फिर फाइल पे जाऊंगा, सेव एज पे और जेपीजी क्लिक कर दूंगा, और डिस्प्ले पे जाके जहां भी रखना आपको फोटो को, मैं यहाँ पे पीएचपी लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ओके कर देंगे, सबको कट कर देंगे, सबको कट कर देंगे। डिस्प्ले पे फोटो आपकी बन गई। फोटो को राइट क्लिक करके परसेंटेज में जाकर देखेंगे कितनी केबी की बनी है, तो ये फोटो 40 केबी 36 मतलब 36 केबी का फोटो बना हुआ है, और ये फोटो हमारे जेपीजी में है, ये फोटो बिल्कुल ले लेगा। फिर से चलेंगे फॉर्म पे जहां पे थे पहले, और ब्राउज करके मैं दोबारा इस फोटो को चेंज करने वाला हूँ। क्लिक करूंगा, शो ऑल फाइल पे जाऊंगा, और इस बार मैं डिस्प्ले पे मैंने फोटो रखा हुआ था ना, ये वाली फोटो थी, पीएचपी क्लिक कर लूंगा, देखना ना फोटो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, हो गई ना फोटो, ये फोटो एक्सेप्टेबल है। सिग्नेचर पे जाएंगे, सिग्नेचर यहाँ पे 4 केबी से लेकर 30 केबी तक चाहिए, मैं क्लिक करूंगा, और फोटो जेपीजी में चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे पास तो जेपीजी का ही तो सिग्नेचर बना हुआ है। यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक कर लूंगा, हमारा सिग्नेचर आ जाएगा, आ गया ना यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी मांग रहा, अब कैटेगरी हमको चाहिए ओबीसी, अगर मैं ओबीसी हूँ तो कैटेगरी की जगह पे आप यहाँ पे ओबीसी है तो ओबीसी डालोगे, जो ईडब्ल्यूएस रहेगा वो ईडब्ल्यूएस डालेगा, एसटीएससी रहेंगे तो एसटीएससी का कैटेगरी डालेंगे। लेकिन ओबीसी के केस में कैटेगरी नहीं डाला जाता, एनसीएल डाला जाता है, ओबीसी या नॉन क्रीमिलियर है ना, वहाँ पे ओबीसी एनसीएल मांग रहा था ना, यहाँ पे देंगे। तो मेरे पास एनसीएल बनी हुई है, मैं उसी को अपलोड करने वाला हूँ। मैं आपको एक बार एनसीएल देख लेता हूँ, एनसीएल हमारी है कहाँ, एनसीएल ले लूंगा। तो मेरे सामने एक एनसीएल ये पड़ी हुई है, तो मैं इसको ले लेता हूँ एनसीएल, और ब्राउज कर लूंगा, और यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, प्लीज चूज वैलिड फाइल। वैलिड नहीं है क्योंकि 50 केबी से लेकर 300 केबी का ही होना चाहिए, और पीडीएफ होना चाहिए। अगर मेरा केबी ज्यादा रहेगा तो फिर नहीं लेगा ना, उस कंडीशन में हम लोग इसको छोटा कर लेंगे। तो केबी पहले मैं देख लेता हूँ कितने केबी का है एनसीएल आ रहा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ले लूंगा। मेरा फोटो यहाँ पे अपन डॉक्यूमेंट जो ना अपलोड हो गया, यहाँ से व्यू में जाके आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो ना, डाउनलोड हो जाएगी। अब एक बार इसको डबल क्लिक करके प्रीव्यू चेक कर लेंगे, बिल्कुल आप चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे डबल क्लिक करके प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने सही अपलोड किया, उसके बाद ही आप आगे चलेंगे। अगर फोटो आपकी गलत आपने अपलोड किया तो आगे नहीं जाएंगे, आपको फिर से फोटो को री अपलोड करना पड़ेगा। एक चीज मैं बता रहा था कि जैसे मान लो यहाँ पे ना 50 केबी 300 केबी का पीडीएफ चाहिए, अगर आपने स्कैन किया वो ज्यादा एमबी का पीडीएफ बन गया, 1 एमबी का पीडीएफ बन गया, 2 एमबी का बन गया, या फिर 300 केबी से ज्यादा का पीडीएफ बन गया, उस पीडीएफ को छोटा कैसे करेंगे, वो चीजें मैं बतला दूं ना। तो देखो उसके लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया बता रहा हूं मैं। सबसे ऊपर में जाएंगे, आप लिखेंगे पीडीएफ कंप्रेस, पीडीएफ कंप्रेस्ड 200 केबी और इंटर कर देंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर में आएगा यहाँ पे ना 11 जोन, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट पीडीएफ को जाएंगे, और मैं मान लो कि मैं इस पीडीएफ को लेके चल रहा था, और ये हमारी ओरिजिनल पीडीएफ कितने की थी, 581 केबी का था, और मैं 60% इसको रिड्यूस करता हूँ, साइज को कंप्रेस करता हूँ, तो 56 केबी का आ गया, जो कि ले सकता है, बिल्कुल ले लेगा। लेकिन फॉर्म पे देखो ना, फॉर्म पे कितना चाहिए, फॉर्म पे आपको चाहिए 50 केबी से 300 केबी, ले लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ केबी को थोड़ा और क्वालिटी बढ़ा दूं ना, तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगे, तो मैं इसको यहाँ पे रिड्यूस करूंगा और कंप्रेस करूंगा, 40% रिड्यूस करूंगा, तो ये 62 केबी का आएगा। और थोड़ा ज्यादा ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे कि आपका क्वालिटी कितना केबी का है, तो यहाँ पे बन जाएगा। तो मैं 76 केबी का ले रहा हूँ, ओके कर लेता हूँ, हमारे सामने यहाँ पे बन गया। और इसी पीडीएफ को मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करके और दोबारा फिर से अपलोड कर सकता हूँ, अगर हमारा डॉक्यूमेंट ज्यादा एमबी का रहा तो। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में चाहिए थंब इंप्रेशन, वो 10 केबी से 200 केबी का, तो थंब इंप्रेशन भी मेरे पास बनी हुई है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। आप ये फिर से जाओगे और थंब इंप्रेशन ले लोगे, है ना। अब सारा मेरा अपडेट हो गया, मैं सारा शो भी करने लगा, प्रीव्यू यहाँ पे चेक कर लेंगे और सबमिट पे चले जाएंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये फॉर्म एक तरह से सबमिट होने वाला है, और लास्ट में जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो एक बार आप यहाँ पे फाइनल पे जाने से पहले मोबाइल वेरीफाई करना पड़ेगा। मोबाइल वेरीफाई मैं करता हूँ, यहाँ पे कैप्चा दूंगा, पहले ही कैप्चा देना हमको, और सेंड ओटीपी भेजना। और देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, प्लीज चेक योर ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे ओटीपी मोबाइल ओटीपी मांग रहा है, तो मैंने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था उस पर चेक करता हूँ कि ओटीपी आया हुआ है कि नहीं।
तो मेरे पास एक ओटीपी आया हुआ है। ओटीपी देने के बाद से फिर यहाँ पे कैप्चा देंगे और यहाँ पे रिसेंड नहीं करना। रिसेंड का मतलब हो गया कि अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा तो रिसेंड करेंगे। मेरे केस में ओटीपी आ गया, मैंने ओटीपी डाल भी दिया यहाँ पे, वेरीफाई ओटीपी कर लूंगा, ठीक है, और मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। आप हर एक चीज को यहाँ पे मिला लेंगे एक बार, है ना। प्रीव्यू आपके सामने ऑटोमेटिक खुल जाएगा। क्या लिख रहा है ना, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। आप फिर से देखना चाहते हैं यहाँ पे, आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करना चाहते हैं आप क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे ना, कि मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, मैंने पर्सनल डिटेल के अंदर क्या दिया हुआ है। आप फिर से एडिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब रिव्यू पे फिर से जाकर वेरीफाई कर लेंगे, लास्ट में रिव्यू जाके आपका फाइनल वेरिफिकेशन होता है। तो लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। आपका नाम आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया, अमाउंट आ गया, आपने कौन सा पोस्ट अप्लाई किया था वो भी आपको नीचे देखने को मिल रहा है, शो हो रहा है यहाँ पे। एमटीएस आपने अप्लाई किया था। यहाँ पे पे नाउ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे फिर से एक ऐसा पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एचडीएफसी बैंक वाले गेटवे से पेमेंट करना है, या फिर केनरा बैंक वाले, या फिर आईसीआई या एसबीआई। ये सिर्फ देखो पेमेंट गेटवे है, ना कि जिसका एचडीएफसी का कार्ड रहेगा वो एचडीएफसी से ही पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। जिसका केनरा बैंक रहेगा वो केनरा बैंक से ही पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं। आप किसी के अंदर कोई भी बैंक ले से पेमेंट कर सकते हैं। ये एक पेमेंट गेटवे होता है। पेमेंट गेटवे से पेमेंट करने के लिए एक एपीआई होती है, ठीक है। तो मैं अगर एचडीएफसी पे चलूँ तो इसका सर्वर फास्ट रहता है, एसबीआई पे चलूँ तो किसी पे भी आप जा सकते हैं। सपोज के लिए मैं चलता हूँ एसबीआई पे, ठीक है। एसबीआई के पेमेंट गेटवे का लिंक ओपन होगा, फिर से एक बार वेरीफाई करने के लिए आएगा, फिर पे नाउ पे जाएंगे और आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे ओपन हो गया, है ना। अगर नेट बैंकिंग एसबीआई का है तो यहाँ पे देंगे, किसी अदर नेट बैंकिंग एसबीआई का है तो यहाँ पे 5.9 रुपये एक्स्ट्रा कटेगा। और यहाँ पे आप चुन लेंगे कोई भी एसबीआई या फिर किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग को चुनेंगे यहाँ पे सिर्फ ओनली, है ना। 1005.90 इसमें से कोई भी बैंक का नेट बैंकिंग चुन लेंगे। इसी तरह अगर आपका नेट बैंकिंग नहीं है, जैसे डेबिट कार्ड यहाँ पे है, एसबीआई का डेबिट कार्ड है, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सबका यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज देख लेंगे। किसी में 0 रुपये है, ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है, इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज है क्रेडिट कार्ड में। सबसे आसान होता है आपका यूपीआई, फोन पे, यूपीआई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह ऐसा कुछ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यूपीआई का लिंक आएगा। अगर यूपीआई का लिंक फिलहाल थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम है, बैक कर लेंगे, एक दो बार और ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखो यूपीआई का लिंक सर्वर प्रॉब्लम है तो छोड़ देंगे यहाँ से। आप कोई और डेबिट कार्ड ले लेंगे, डेबिट कार्ड ही तो आप यहाँ से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद से फॉर्म ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और फिर इस टाइप का एक डैशबोर्ड फिर से आ जाएगा। यहाँ पे आपका पेमेंट भी क्लियर हो जाएगा, पेमेंट यहाँ पे ऑल रहेगा। उसके बाद ये पे नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लेंगे रिसीविंग इसका। ऐसे भी रिसीविंग इसका खुद से ये मोबाइल पे आपके मेल पे ये मेल कर देता है ऑटोमेटिक फॉर्म भरने के बाद ही, लेकिन फिर भी आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप घर से ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइबर कैफे वाले होंगे आपको और अच्छे से आप इस फॉर्म के स्टेटस को देख सकते हैं, फॉर्म के स्टेप को देख सकते हैं, ताकि किसी और नए कैंडिडेट को फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, न्यू कैंडिडेट है तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इस टाइप के बहुत सारे वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ, बिल्कुल डीप में आपको कंप्यूटर चलाना सिखाऊंगा और आपको फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा। हर एक चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि जिनको ये फ़ायदा हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।